हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएस नर्सिंग क्लासेस, योर ड्रीम अवर मिशन। चलिए, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं इनसे। टॉपिक का नाम है हमारा आज इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इसका, इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए, पहले हम बात करते हैं इसोफेगल एट्रेसिया। पहले हम बात कर रहे हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। इसोफेजियल एट्रेसिया क्या होता है? तो देखें, एट्रेसिया का अगर हम बात करें तो एट्रेसिया का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी में प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, एक कंटिन्यूस पाथवे नहीं बना पा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका एट्रेसिया। अब आगे वर्ड लगा हुआ है इसमें इसोफेगस। आगे वर्ड क्या लग रहा है इसमें? इसोफेगस। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपकी इसोफेगस है वो एक कंटिन्यू पाथवे नहीं बना पा रही है फेरिंग से लेके स्टोमक तक। आपकी जो इसोफेगस है वो फेरिंग से लेके स्टोमक तक एक कंटिन्यूअस पाथवे का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? आपका इसोफेजियल एट्रेसिया। ठीक है। फेलर ऑफ द इसोफेगस, फेलर ऑफ द इसोफेगस to form a continuous pathway, to form a continuous pathway from pharynx to stomach। कहां से कहां तक? फेरिंग से लेके स्टोमक तक इसोफेगस जो है वो एक कंटिन्यू पाथवे नहीं बना पा रही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका इसोफेजियल एट्रेसिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर इसोफेगस करेगी क्या आपका? तो इसोफेगस जो है आपका वो यहाँ पे ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिएगा आप, जैसे मान के चलें ये आपकी यहाँ से इसोफेगस है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसोफेगस ये। तो इसोफेगस में एक ब्लाइंड पाउच तो आपकी यहाँ पे बन गई, ठीक है, और एक ब्लाइंड पाउच ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बन रही है, और ये आपका स्टोमक। ये आपका क्या हो गया? स्टोमक। तो इसोफेगस ने क्या किया? आपका इसोफेगस ने आपका फेरिंग से लेके स्टोमक तक एक कंटिन्यू पाथवे नहीं बना पाया है, एक कंटिन्यूस पाथवे नहीं बना पाया है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? आपका इसोफेजियल एट्रेसिया। क्लियर है? देन सेकंड टर्म है हमारी कौन सी? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, टीईएफ। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखें, नाम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला की अगर हम बात करें तो फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स। किन्हीं दो ऑर्गन के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फिस्टुला। आगे नाम देखें, ट्रेकियो इसोफेजियल, मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? आपका ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। एबनॉर्मल एबनॉर्मल कनेक्शन abnormal connection between trachea and esophagus। ट्रेकिया एंड इसोफेगस, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? आपका ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब ये दोनों बीमारी हमें कभी कभार साइमल्टेनियसली देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, तो अराउंड अराउंड फोर्थ वीक पे जाके क्या हो जाता है, इसोफेगस और ट्रेकिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसोफेगस और ट्रेकिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अराउंड अराउंड फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन। फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन में ये ट्रेकिया और इसोफेगस एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं, दोनों का अलग से डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाए, अगर ये किसी भी रीजन की वजह से दोनों सेपरेट नहीं हो पाए, तो बच्चे में हमें क्या देखने को मिलेगा? इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से कारण है, रीजंस की हम बात करें तो देखें, कॉजेस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है हमें, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इडियोपैथिक है कि ये होता क्यों है, बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि मदर का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, मदर का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, ठीक है। एल्कोहलिक कंजप्शन मदर है, एल्कोहल कंजप्शन मदर है, मदर एल्कोहल का कंजप्शन कर रही है,
स्मोकिंग मदर है, मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्मोकिंग कर रही है, ठीक है। या फिर हम बात करें मदर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर में टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। या फिर हम बात करें और तो मदर कोई टेट्रोजेनिक ड्रग्स ले रही है, ट्रेटोजेनिक ड्रग्स ले रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। क्लियर है सबको? तो एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता क्यों है, इडियोपैथिक है, अननोन इटियोलॉजी है, बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, मदर एल्कोहल कंजप्शन कर रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर स्मोकिंग कर रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मदर में टॉर्च इन्फेक्शन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या मदर कोई ट्रेटोजेनिक ड्रग्स ले रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है, आपका ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हो सकता है। क्लियर है? चले आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे थोड़ा टाइप्स की, जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा टाइप में कैसे क्या हो रहा है, कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउट्स आते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं हम। तो हम टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप में आपको ऐसे सीक्वेंस से ही याद रखना है, जैसे कि फर्स्ट टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन का दूसरा नाम होता है आपका ईसोफेजियल एट्रेसिया ओनली, ईसोफेजियल एट्रेसिया ओनली, मतलब नाम से समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ पे ईसोफेजियल एट्रेसिया की कंडीशन है केवल, यहाँ पे ओनली ईसोफेगल एट्रेसिया की कंडीशन है केवल, बच्चे में ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला यहाँ पे नहीं है। ये आपकी ईसोफेगस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू पाथवे नहीं बना पा रही ईसोफेगस, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, आपका ट्रैकियो ईसोफेजियल एट्रेसिया, ठीक है। अब ईसोफेगस ने यहाँ पे ब्लाइंड पाउच बना ली, तो ये जो ब्लाइंड पाउच बनी है, इस ब्लाइंड पाउच को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल ब्लाइंड पाउच, और इस ब्लाइंड पाउच को हम बोलते हैं डिस्टल ब्लाइंड पाउच। क्या बोलते हैं? डिस्टल ब्लाइंड पाउच। तो इसोफेगस ने क्या किया, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस पाथवे नहीं बना पाया है फेरिंग से लेके स्टोमक तक, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट है, जो डिस्टल पार्ट है, वो एक दूसरे में ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो अपर पार्ट है, मतलब ओरल कैविटी से जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, तो जो अपर पार्ट है ओरल कैविटी की प्रोक्सिमिटी में है, वो प्रोक्सिमल ब्लाइंड पाउच, जो ओरल कैविटी से थोड़ा डिस्टल है, वो डिस्टल ब्लाइंड पाउच, ठीक है। अब देखें यहाँ पे किस चीज का रिस्क रहेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखें बच्चे में यहाँ पे क्या होगा, बच्चे में सलाइवरी सीक्रेशंस होंगी, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रोक्सिमल पाउच में सलाइवरी सीक्रेशंस एक्यूमुलेट होंगी, तो यहाँ पे हमें ड्रूलिंग देखने को मिलेगी, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है। आप बच्चे को कुछ भी खिला पिला रहे हैं, तो वो सब यही प्रोक्सिमल पाउच में कलेक्ट होगा, क्योंकि कंटिन्यूस पाथवे तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे में एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, इंक्रीज एस्पिरेशन चांस, बच्चे में एस्पिरेशन का रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा सर। किसका रिस्क रहेगा? एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, और ये हमें मेनली देखने को मिलता है 8 to 10% केसेस में। कितने केसेस में देखने को मिलता है? 8 to 10% केसेस में हमें इसोफेजियल एट्रेसिया देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल केसेस की बात करें कि हमें कितने 100% अगर केस देखने को मिल रहे हैं, तो 100% में से 8 to 10% केस जो होंगे वो कौन से टाइप के होंगे? आपके इसोफेजियल एट्रेसिया टाइप के होंगे। क्लियर है? चले देन सेकंड टाइप आता है हमारा टाइप 2 या टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, सेकंड टाइप आता है हमारा कौन सा? टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, देखें टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड में होता है आपका इसोफेजियल एट्रेसिया, नाम से समझिएगा सब लोग ध्यान से, इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, अपर टाइप। कौन सा टाइप है सर ये? अपर टाइप, इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, अपर टाइप। मतलब जैसे मान के चलें ये आपकी इसोफेगस, ठीक है, ये आपकी नीचे फिर इसोफेगस है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका स्टोमक, ठीक है। तो ये आपकी डिस्टल ब्लाइंड पाउच होगी, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच है, जो प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच है आपकी, वो ट्रैकिया के साथ में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना लेती है, वो ट्रैकिया के साथ में क्या कर लेती है? एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना लेती है,
उसको हम बोलते हैं आपका इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला अपर टाइप। अपर पाउच बना रही है, प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच बना रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपर टाइप। इसोफेजियल, इसोफेगस, एट्रेसिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फेरिंग से लेके स्टोमक तक कंटिन्यू पाथवे नहीं है, ये कंटिन्यू पाथवे नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसोफेजियल एट्रेसिया। इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया ये, तो ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला। और कौन सी पाउच बना रही है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल, प्रॉक्सिमल पाउच बना रही है, तो इसीलिए कौन सा हो गया, अपर टाइप। कौन सा टाइप हो गया ये आपका, अपर टाइप। इसको हम बोलते हैं टाइप सेकंड। कौन सा टाइप बोलते हैं, टाइप सेकंड। ये बहुत ही रेयर होता है, हमें बहुत कम देखने को मिलता है ये, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है लेस देन 1% केसेस में। कितने केसेस में देखने को मिलता है, लेस देन 1% केसेस में देखने को मिलता है। अब ध्यान दें यहाँ पे किस चीज का रिस्क है, तो देखें बच्चे में सलाइवरी सीक्रेशंस होंगे, तो सलाइवरी सीक्रेशंस यहाँ से डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, आपकी ट्रैकिया में। आप बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो फूड कंटेंट डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, ट्रैकिया में, तो बच्चे में कफिंग, चोकिंग ऐसे साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। यहाँ पे किसका रिस्क रहेगा सर, आपका एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा। किसका रिस्क रहेगा यहाँ पे, आपके एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा। इसको हम बोल रहे हैं टाइप सेकंड। चले आगे बात करते हैं। देन अगेन टाइप थर्ड। टाइप थर्ड सेम वही ऐसे ही, इसोफेजियल एट्रेसिया, ये का मतलब इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, लोअर टाइप। कौन सा टाइप है सर ये, लोअर टाइप। मतलब जैसे मान के चलें ये आपकी प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच, ठीक है, इसोफेगस एक प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच बना रही है, तो जो डिस्टल वाला जो पार्ट है इसोफेगस का, जो डिस्टल वाला पार्ट है इसोफेगस का, वो एबनॉर्मल कनेक्शन बना रहा है सर ट्रेकिया के साथ में। जो डिस्टल वाला जो पार्ट है वो एबनॉर्मल कनेक्शन बना रहा है ट्रेकिया के साथ में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला, लोअर टाइप। इसोफेजियल एट्रेसिया, इसोफेगस कंटिन्यू पाथवे नहीं बना रही है आपकी, कहां से कहां तक, इसोफेगस फेरिंग से लेके स्टोमक तक, फेरिंग से लेके स्टोमक तक एक कंटिन्यूस पाथवे नहीं है। इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, इसोफेजियल ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला हो गया, और डिस्टल ब्लाइंड पाउच बना रही है, इसीलिए कौन सा टाइप है सर, आपका लोअर टाइप है। कौन सा टाइप है, लोअर टाइप है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला, द मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है टीईएफ में, इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला, लोअर टाइप, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है। अप टू 85% केसेस हमें इसी टाइप के देखने को मिलते हैं, 85% केसेज हमें इसी टाइप के देखने को मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस चीज का रिस्क रहेगा, कोई बताएगा, तो देखें क्योंकि यहाँ पे आपके ब्लाइंड पाउच है तो यहाँ पे सलाइवरी सीक्रेशंस होंगे, बच्चा उनको बार बार बाहर निकालेगा, उनका ड्रूलिंग होगी, आप बच्चे को कुछ भी खिलाएंगे तो वो बार बार बाहर आएगा, तो एक तो रिस्क रहेगा किसका, एस्पिरेशन का, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। बट अगर हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें कि एस्पिरेशन से भी ज्यादा किस चीज का रिस्क है, तो ध्यान दीजिएगा, जोर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेकिया का इसोफेगस से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है लोअर पार्ट का, तो यहां से आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो इस एबनॉर्मल कनेक्शन के थ्रू कहां चली जाएगी, आपकी स्टोमक में चली जाएगी सर। कहां चली जाएगी, स्टोमक में चली जाएगी, जिससे पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पे किसका है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का, उससे थोड़ा सा कम रिस्क यहाँ पे किसका है, एस्पिरेशन का। तो ये होता है आपका टाइप थर्ड, द मोस्ट कॉमन टाइप, 85% केसेस जिसके हमें देखने को मिलते हैं। चलें देन नेक्स्ट आता है टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 में क्या होगा देखें, यहां पे से आ लीजिए इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, बोथ टाइप। कौन सा टाइप है सर, बोथ टाइप, दोनों टाइप है ये,
बोथ टाइप मतलब इसोफेगल एट्रेसिया भी है बच्चे में इसोफेगस एक कंटिन्यूस पाथवे नहीं बना पा रही, ठीक है। और ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला में भी है, और वो भी कौन सा है सर, बोथ टाइप वाला है। कौन से टाइप वाला है, बोथ टाइप वाला है, मतलब इसोफेगस और ट्रैकिया दोनों ही एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना रही हैं और इसोफेगस एक कंटिन्यूस पाथवे भी नहीं बना रही है। देखें, ये आपका इसोफेगस हो गया, तो प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच ने भी एबनॉर्मल कनेक्शन बना लिया, ये डिस्टल ब्लाइंड पाउच ने भी एबनॉर्मल कनेक्शन बना लिया, ये तो बोथ टाइप हो गया, ठीक है। इसोफेगस का फेरिंग से लेके स्टोमक तक कंटिन्यू पाथवे है नहीं, स्टोमक तक कंटिन्यू पाथवे है नहीं, तो इसोफेजियल एट्रेसिया हो गया। इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल ये कनेक्शन बन गया यहाँ पे, तो ये ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला हो गया। और बोथ टाइप, क्योंकि प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच और डिस्टल ब्लाइंड पाउच दोनों ही एबनॉर्मल कनेक्शन बना रही है, इसीलिए ये हो गया आपका बोथ टाइप। अब यहाँ पे किसका रिस्क रहेगा, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि आप यहाँ से जो भी खाना पीना खाएंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, बच्चे में एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा सर यहाँ पे। और यहाँ से जो भी आप एयर इनहेल करेंगे वो एयर इनहेल होके कहाँ आएगी, आपके स्टोमक में आएगी, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। किसका रिस्क रहेगा सर आपका यहाँ पे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का रिस्क रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का रिस्क रहेगा यहाँ पे। और अगर हम और आगे बात करें इसमें तो देखें, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप, टाइप 5, टाइप 5 हम बात कर रहे हैं। टाइप 5 में क्या होता है आपका, देखें, टाइप 5 में क्या होता है आपका यहाँ पे, टाइप 5 में क्या होगा आपके यहाँ पे, टाइप 5 में ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला ओनली, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला ओनली, मतलब यहाँ पे बच्चे में ओनली ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है, यहाँ पे ओनली क्या है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है बच्चे में, ठीक है। बच्चे में ओनली यहाँ पे क्या है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है, बच्चे में यहाँ पे ओनली क्या है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें, समझे आप, तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इसोफेगस है वो तो एक कंटिन्यू पाथवे बना रही है, इसोफेगस जो है वो एक कंटिन्यू पाथवे बना रही है, बट यहाँ पे ट्रेकिया के साथ में एक एबनॉर्मल कनेक्शन भी बन रहा है, ट्रेकिया के साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एबनॉर्मल कनेक्शन भी बन रहा है, देखें, ये आपकी इसोफेगस टाइप 5 की हम बात कर रहे हैं, टाइप 5 ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखें क्या होगा इसमें, ये आपकी इसोफेगस और ये आपका यहां से स्टोमक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इसोफेगस ने ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन तो बनाया, एबनॉर्मल कनेक्शन तो बनाया, बट इसोफेगस भी एक कंटिन्यू पाथवे यहाँ पे बना रही है, फेरिंग से लेके स्टोमक तक एक कंटिन्यूअस पाथवे बन रहा है, तो इसोफेजियल एट्रेसिया तो यहाँ पे नहीं है, बट ओनली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन है, इसोफेगस और ट्रेकिया का एक एबनॉर्मल यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला ओनली, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला ओनली। ये भी बहुत रेयर कंडीशन है, हमें बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, रेयर तो नहीं बोल सकते बट बहुत कम केसेस हमें देखने को मिलते हैं, अप टू 4% केसेस हमें इसको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसका रिस्क रहेगा, तो वही सेम एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा सर आपका यहाँ पे, क्योंकि जो भी फूड कंटेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन का रिस्क रहेगा, क्योंकि जो भी आप एयर इनहेल करेंगे वो स्टोमक में भी जाएगी, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का रिस्क रहेगा। तो ये 5 टाइप हमें देखने को मिलते हैं इसोफेगल एट्रेसिया एंड ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में। कौन कौन से देखे, ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 इसोफेजियल एट्रेसिया ओनली, इसोफेगस ओनली एक एट्रेसिया की कंडीशन है, कोई कनेक्शन एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है। दूसरा इसोफेजियल एट्रेसिया टाइप विद ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, अपर टाइप इसोफेगल एट्रेसिया भी है, अपर पार्ट ने इसोफेगस के अपर पार्ट ने प्रॉक्सिमल ब्लाइंड पाउच ने ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया है,
वो आपका सेकंड टाइप। देन लोअर पाउच ने या डिस्टल ब्लाइंड पाउच ने ट्रेकिया के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया है, वो आपका थर्ड टाइप। ध्यान दें यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टाइप, ये कौन सा टाइप है सर आपका, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। 85% केसेस हमें इसके देखने को मिलते हैं। देन फोर्थ टाइप ट्रेसियन ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, बॉट टाइप। इसोफेगस का कंटिन्यूस पाथवे नहीं है, इसोफेगस का कंटिन्यूस पाथवे नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है, बट एबनॉर्मल कनेक्शन है यहाँ पे। तो इसोफेगल एट्रेसिया विद ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, बॉट टाइप। एंड द लास्ट वन ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला ओनली। इसोफेगस का एक कंटिन्यूस पाथवे है फेरिंग से लेके स्टोमक तक, फेरिंग से लेके स्टोमक तक एक कंटिन्यूस पाथवे है, बट यहाँ पे ट्रेकिया का इसोफेगस के साथ में एबनॉर्मल कनेक्शन भी है। तो ये 4% केसों में इसको देखने को मिलते हैं। चलें साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं हम, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 3C साइन देखने को मिलता है सर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 3C साइन। जब भी आप बच्चे को फीडिंग कराते हैं, बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो हमें बच्चे में कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस, कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस देखने को मिलती है। 3C साइन देखने को मिलता है। जब भी आप बच्चे को कुछ फीड कराएंगे तो वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा। आपको नहीं पता है कौन सा टाइप है आप फीड करा रहे हैं, अब मान के चलें अपर टाइप हुआ, तो क्या हुआ, जो भी आप फीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगी, जिससे बच्चे को कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस डेवलप होने लग जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाएगा। 3C साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बच्चे के मुंह से सलाइवा ड्रूल कर रहा होगा बार बार, ठीक है। सलाइवा ड्रूल करेगा तो बच्चा इसको एस्पिरेट करने का रिस्क रहेगा, बच्चे में एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा सर। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा सर, बार बार गैस भर रही है पेट में, हवा आ रही है पेट में, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा सर। और इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ इसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट, कैसे आप इसको डायग्नोस करेंगे, ध्यान दें कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो देखें हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं आप, घर वाले आपको बताएंगे जब भी हम बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो बच्चे की एकदम से सांस फूलने लग जाती है, बच्चा में पूरी बॉडी ब्लू ब्लू हो जाती है, नीले रंग की हो जाती है, ऐसे बच्चे को घर वाले आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि आपने फीड कराया बच्चे को तो बच्चे में कफिंग देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आपको। क्यों देखने को मिलेगा रिट्रैक्शन, क्योंकि जब आप फीड करा रहे हैं बच्चे को तो बच्चा अगर उसको एस्पिरेट कर गया तो बच्चे में एकदम से ऑक्सीजन की कमी होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक होगा, तो बच्चा डीप रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा, तो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। साइनोसिस देखने को मिल सकती है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन कर सकते हैं आप, जहां पे आपको ब्लाइंड पाउच दिख जाएंगे इसोफेगस की। और इसके अलावा आप एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। और ध्यान दें एनजी ट्यूब इंसर्शन, आप जब एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे तो आपको डिफिकल्टी फील होगी इंसर्ट करने में, आप एनजी ट्यूब बच्चे को नहीं डाल पाएंगे, बार बार एनजी ट्यूब रिकॉइल होकर माउथ में आती रहेगी। एनजी ट्यूब इंसर्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बेरियम मील स्टडी, क्या हम ये डायग्नोसिस यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी डायग्नोसिस सर, बेरियम मील स्टडी। हम बेरियम मील प्रोवाइड करें बच्चे को खाने के लिए तो क्या हम इससे ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है, ये जो एट्रेसिया हो रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो देखो चेक तो कर सकते हैं बट इसका रिस्क है, क्योंकि बेरियम में हम रेडियो ओपेक बेरियम यूज करते हैं जो रेडिएशन जनरेट करता है। अब सपोज करें आपको नहीं पता है कौन सा टाइप है, अपर टाइप है या लोअर टाइप है, और आपने बेरियम दिया खाने के लिए, और अगर वो बाई चांस अपर टाइप हुआ तो बेरियम कहाँ चला जाएगा, सीधा लंग्स में पहुंचेगा, जिससे बच्चे के लंग्स में डैमेज होने लग जाएगा। तो बेरियम मील स्टडी यहाँ पे क्या रहती है सर, बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। बेरियम मील स्टडी यहाँ पे क्या रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें यहाँ पे, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होती है सर हमारी यहाँ पे यूएसजी, आप अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन से इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो आप लोग बताएं क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई दूरी है जिससे ये एबनॉर्मल कनेक्शन ठीक हो जाए,
या जो पाउच एक दूसरे से दूर है वो आपस में आके जुड़ जाएं। क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई दूरी है? नहीं है। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए हम करेंगे फिर आपका क्या? सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ध्यान दें। सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक सिंगल स्टेज सर्जरी और एक होता है आपका डबल स्टेज सर्जरी। सिंगल स्टेज सर्जरी और डबल स्टेज सर्जरी। तो अब बात आती है कि सर हम कब तो सिंगल स्टेज करें और कब डबल स्टेज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंगल स्टेज सर्जरी करनी है या डबल स्टेज सर्जरी करनी है? तो इसके लिए क्राइटेरिया है, देखे समझे। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, और दोनों पाउच के बीच की जो डिस्टेंस है, ईसोफेगस के दोनों पाउच के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, या फिर सॉरी ध्यान दें 2.5 ग्रेटर देन 2.5 कितनी है? ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर है। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है और डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कौन सी सर? डबल स्टेज सर्जरी। कौन सी सर्जरी करते हैं हम यहाँ पे? डबल स्टेज सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन इफ HV ग्रेटर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है और डिस्टेंस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हम कौन सी स्टेज कर सर्जरी करते हैं? सिंगल स्टेज सर्जरी। कौन सी करते हैं? सिंगल स्टेज सर्जरी। अब करेंगे क्या? तो देखें दोनों सर्जरी में पहले हम बात करें सिंगल स्टेज की, तो क्राइटेरिया आपको पता चल गया सिंगल स्टेज हमें कब करनी है? जब हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ज्यादा है और डिस्टेंस दोनों पाउच के बीच की डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम सिंगल स्टेज करेंगे। अब सिंगल स्टेज में हम क्या करेंगे? तो जो एबनॉर्मल कनेक्शन है, जो फिस्टुला है, उस फिस्टुला को कट कर देंगे, रिसेक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और ईसोफेगस की दोनों ब्लाइंड पाउच को लाके आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों ब्लाइंड पाउच को लाके आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कट एंड रिसेक्ट द फिस्टुला एंड एंड टू एंड एनास्टमोसिस। क्या कर देंगे? एंड टू एंड एनास्टमोसिस। दोनों ब्लाइंड पाउच को हम लाके आपस में क्या जोड़ कर देंगे सर? जोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं सिंगल स्टेज सर्जरी। अब डबल स्टेज सर्जरी, तो मैंने आपको पहले ही बोला डबल स्टेज का क्राइटेरिया क्या है आपका? बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है, बच्चे की दोनों ब्लाइंड पाउच की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम कौन सी, सॉरी 2.5 से ज्यादा है तो हम कौन सी सर्जरी करेंगे? डबल स्टेज सर्जरी। कौन सी करेंगे? डबल स्टेज सर्जरी। अब डबल स्टेज में क्या करेंगे? तो देखें फर्स्ट स्टेज, डबल स्टेज में पहली स्टेज में हम क्या करेंगे? पहली स्टेज में हम यहां पे करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी, स्टोमी, स्टोमी का मतलब ओपनिंग, गैस्ट्रो का मतलब स्टोमक। तो हम फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? आपका स्टोमक में एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं। स्टोमक में क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं और ओपनिंग क्रिएट करके हम क्या करते हैं? यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करके हम यहाँ पे डाल देते हैं सर एक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। क्या डाल देते हैं सर? हम यहाँ पे एक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में गैस्ट्रोस्टोमी की आपने, ओपनिंग क्रिएट की स्टोमक में और उसमें आपने क्या डाल दी? गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। इसके देन 6 to 12 मंथ लेटर, 6 से 12 महीने के बाद हम सेकेंड स्टेज सर्जरी करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे? क्लोज द गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी को तो बंद कर देंगे, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी को तो क्या कर देंगे? बंद कर देंगे एंड कट एंड रिसेक्ट द फिस्टुला, एंड एंड टू एंड एनास्टमोसिस। एंड टू एंड एनास्टमोसिस यहाँ पे हम क्या कर देंगे सर? आपका परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि गैस्ट्रोस्टोमी हमने की है, इसका पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है, हम गैस्ट्रोस्टोमी क्यों कर रहे हैं? ये जो हम कर रहे हैं कट
सेकेंड स्टेज में जो हम कर रहे हैं, क्लोज द गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी को क्लोज कर दिया, फिर वही कट एंड रिसेक्ट द फिस्टुला एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो ये तो हम फर्स्ट स्टेज में ही कर रहे थे। जो सिंगल स्टेज सर्जरी है उसमें भी तो हम यही कर रहे थे ना, फिस्टुला को कट कर रहे थे और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर रहे थे। तो हमने फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके क्यों किया है? तो रीजन है सर उसका ये क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है डबल स्टेज का? अगर हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम है, डिस्टेंस 2.5 से ज्यादा है, तो फिर हम डबल स्टेज सर्जरी ही करेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम गैस्ट्रोस्टोमी कर दी, ट्यूब डाल दी हमने, तो इस ट्यूब से हम क्या करेंगे, इस ट्यूब से बच्चे को फीडिंग प्रोवाइड करेंगे एक तो, ताकि बच्चे की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए। बच्चे की कंडीशन में क्या है सर, यहाँ पे इंप्रूवमेंट आए। दूसरा, हम जो ट्यूब लगा रहे हैं, इस ट्यूब को हम डाल के रखेंगे ताकि गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन हो। क्या हो? गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर टीईएफ की कंडीशन है, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला की कंडीशन है, तो हवा स्टोमक में जाएगी, स्टोमक फूलेगा। तो जब हम इस ट्यूब को डाल के रखते हैं, तो ट्यूब को डाल के रखेंगे तो एयर जो है वो स्टोमक से उस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। ठीक है, तो जिससे गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन डेवलप होगा। तो मोस्ट कॉमन पर्पज है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का ही। अगर हम डबल स्टेज सर्जरी कर रहे हैं तो गैस्ट्रोस्टोमी उस पर क्यों कर रहे हैं हम? फॉर द गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। आपको स्टोमक को डीकम्प्रेस करना है। साथ में दूसरा रीजन क्या है उसका? फीडिंग। बच्चे को फीडिंग प्रोवाइड करना है, बच्चे का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना है, बच्चे का एच भी इंप्रूव करना है हमें। तो पहला रीजन स्टोमक को डीकम्प्रेस करने के लिए, दूसरा बच्चे के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। अब सर बात आती है इंपॉर्टेंट चीज अपने काम की, जो हमारा काम है मेन, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कि अगर कोई बच्चा आपके पास कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस, ब्रेसिकफ, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आफ्टर द फीडिंग की कंप्लेंट के साथ में आया है, बच्चे के माउथ से कंटिन्यूसली ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे? प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपका क्या होगा? प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपका वहां पे क्या होगा? तो देखें, अगर हम प्री ऑपरेटिवली बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रेस्पॉन्स यहाँ पे वो होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका मेंटेन पेटेंट एयरवे। मेंटेन पेटेंट एयरवे, आपको बच्चे में पेटेंट एयरवे मेंटेन कराना है ताकि बच्चे में कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी डेवलप ना हो। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पेटेंट एयरवे के लिए, तो पेटेंट एयरवे के लिए सर पोजीशन प्रोवाइड करें। क्या करें? पोजीशन प्रोवाइड करें। आप पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? पोजीशन प्रोवाइड करनी है आपको सुपाइन अपराइट पोजीशन, सुपाइन अपराइट पोजीशन विथ 30 डिग्री एलिवेशन ऑफ हेड एंड, 30 डिग्री एलिवेशन ऑफ हेड एंड। मतलब बच्चे को सीधा लेटाना है और बेड के हेड को आपको 30 डिग्री तक एलिवेट करके रखना है ताकि जो सीक्रेशंस हैं वो नीचे की तरफ ड्रूल होते रहें। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? पोजीशन। दूसरी चीज, कीप द पेशेंट एनपीओ। कीप द पेशेंट एनपीओ, इस तरीके से आप बच्चे में पेटेंट एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। पहला प्रायोरिटी रेस्पॉन्स मेंटेन पेटेंट एयरवे, उसके लिए क्या करना है? हमें पोजीशन देनी है, सुपाइन अपराइट पोजीशन विद 30 डिग्री एलिवेशन ऑफ बेड हेड। ठीक है, दूसरा कीप द पेशेंट एनपीओ। देन इसके अलावा क्योंकि बच्चे को आप एनपीओ कर रहे हैं तो मेंटेन हाइड्रेशन, मेंटेन हाइड्रेशन एंड वाइटल्स मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग आपको करनी है। ये हम प्री ऑपरेटिवली इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिवली अगर हम बात करें, पोस्ट ऑपरेटिवली, तो पोस्ट ऑपरेटिवली में भी सबसे इंपॉर्टेंट वही मेंटेन पेटेंट एयरवे। पहले तो पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है आपको, मेंटेन पेटेंट एयरवे, मेंटेन पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है आपको। और इसके अलावा बच्चे को एनपीओ रखना है जब तक कि बाउल साउंड नहीं आ जाते। बच्चे को क्या रखना है आपको? एनपीओ रखना है जब तक कि बच्चे में बाउल साउंड्स नहीं आ जाते। कीप द पेशेंट एनपीओ टिल द बाउल साउंड्स रिटर्न, एनपीओ टिल द बाउल साउंड्स रिटर्न।
जब तक बच्चे में बाउल साउंड्स नहीं आ जाते तब तक आप बच्चे को एनपीओ रखें। ठीक है, एनपीओ है बच्चा तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। साथ के साथ सर्जिकल साइट को चेक करेंगे फॉर द इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए हम बच्चे को चेक करेंगे कि बच्चे में सर्जिकल साइट का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर आपने गैस्ट्रोस्टोमी की है और आपने उसमें गैस्ट्रोस्टोमी के बाद में गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को प्लेस कर दिया है तो आप उस ट्यूब को क्लैंप रखोगे, बंद करके रखोगे या ओपन करके रखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर गैस्ट्रोस्टोमी की है आपने ट्यूब डाली है तो आप उस ट्यूब को ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे। तो देखें मोस्ट ऑफ टाइम जितने भी टाइम आपने उस ट्यूब को रखना है उसको हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, जिसकी वजह से एयर उस ट्यूब के थ्रू बाहर जाती रहेगी तो बच्चे में एब्डोमिनल डिकम्प्रेशन होगा, स्टोमक डिकम्प्रेस होगा। क्लोज कब करनी है सर हमें, तो उसको हमें क्लोज करना है फीडिंग के कराने के बाद में 2 घंटे तक, फॉर द 2 आवर आफ्टर द फीडिंग। फीडिंग के बाद में 2 घंटे तक हमें उस ट्यूब को क्या करके रखना है सर, क्लोज करके रखना है। अगर आप उस टाइम में उसको क्लोज नहीं करेंगे तो जो फूड कंटेंट आपने दिया है वो उस ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फीडिंग के बाद में आप उसको 2 घंटे तक क्या रखेंगे, क्लोज करके रखेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। क्लियर है सबको। तो ये आज का नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर बच्चा आपके पास ऐसी कंडीशन में आ रहा है तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट, पेटेंट एयर भी मेंटेन करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एनपीओ रख सकते हैं। अब ध्यान दें ये नॉर्मल कंडीशन में है कि पेटेंट एयर भी मेंटेन करना है आपको। जैसे कि आपको पता है एक बच्चा है इसमें ट्रैकियोस्फेगल फिस्टुला की कंडीशन है, ठीक है, आपको पता है इसमें पेटेंट एयर भी मेंटेन करना है तो उसके लिए हम पोजीशन देंगे, एनपीओ रखेंगे। बट मान के चलें आपके पास कोई बच्चा आया इमरजेंसी में और इमरजेंसी में बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं और आपको पता है कि बच्चे में ईसोफेगल एट्रेसिया की कंडीशन है, तो आप सबसे पहले वहां पे फिर क्या करेंगे, तो काम तो सर हम यही करेंगे, मेंटेन पेटेंट एयरवे, बट फिर उसके लिए हम और साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे सक्शनिंग भी करेंगे। जो सीक्रेशंस हैं उनको हम सक्शन करके क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर है सबको। तो ये है आपका ईसोफेजियल एट्रेसिया विद ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ये आपके आज के टॉपिक के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़ें समझें। कोई भी डाउट होता है तो जल्दी हम अपने चैनल पर लेने जा रहे हैं लाइव क्लास सेशन। अप टू नॉरसेट तक कंटिन्यूसली हमारी लाइव क्लासेस आएंगी जहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज कराएंगे आप लोगों को। नॉरसेट के लिए एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे, आरआरबी के लिए भी एमसीक्यू कराएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिनेरियो बेस होंगे, क्लिनिकल बेस होंगे, आपको उनसे रिलेटेड हम डील करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप लोगों के पास ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्लास आपके को प्रोवाइड कर सकें डेली के डेली। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, लव यू टू ऑल।